हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों की बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम लोग जो लेक्चर्स पढ़ कर रहे थे, तो आपका टॉपिक जो चल रहा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा था, यानी कि संप्रेषण के प्रकार कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट वीडियो जो इसमें आई थी, तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि जो दिशा के आधार पर डायरेक्शन बेस्ड कम्युनिकेशन होता है वो क्या रहेगा, जिसमें आपका डायगोनल था, या जो अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन थे, मल्टी डायरेक्शनल था। तो कई तरह के कम्युनिकेशन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में उसी में आगे हम पढ़ेंगे कि अभिव्यक्ति के या माध्यम के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जरूरी है। इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें कि मौखिक या लिखित संप्रेषण क्या होता है उसके उदाहरण दीजिए। बहुत से क्वेश्चन उससे निकलते हैं, या इसके लाभ या हानि क्या है, तो इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक एंड तक देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसको कि ये क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम और मीन्स और वे ऑफ एक्सप्रेशन, कि जब आप जो है कम्युनिकेशन करते हैं वे ऑफ एक्सप्रेशन, कभी कभी आप लोग कुछ बोलते नहीं, लेकिन आपके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बोलते हैं। जैसे कि जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेस हैं, आप लोग देखते होंगे तो कई बार क्या होते हैं, उनके चेहरे पे जो अलग अलग तरह के भाव, इमोशंस, फीलिंग्स को आप देखते हैं, तो बिन कहे भी समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति एंग्री है, गुस्से में है, कब व्यक्ति बहुत हैप्पी है, खुश है। आप ही लोग हैं तो अलग अलग तरह के आप लोग के चेहरे पर से भाव दिखते हैं, तो बिना बोले भी आप चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन या संप्रेषण ही माना जाता है। तो वो आप बोलकर भी कर सकते हैं, बिना बोले भी कर सकते हैं। तो क्या होता है उसको आज हम समझते हैं। इसमें कि प्रवाह के आधार पर संप्रेषण के वर्गीकरण में हम ये अध्ययन कर चुके हैं कि संदेश किससे किसको दिया जाना है, अर्थात संप्रेषण का प्रभाव किसकी तरफ से किसको हो रहा है। अब ये प्रश्न उठता है कि संदेश कैसे पहुंचे, अर्थात संप्रेषण संचार का माध्यम क्या है। और ये टॉपिक जो है आपका समझ लीजिए मीडियम को भी क्लियर कर देगा आपके कि किस तरह से, किस माध्यम से संप्रेषण जो होता है जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि आज के टाइम में संप्रेषण करने के बहुत से माध्यम या विधियां हैं, जिनका प्रयोग किसी के विचारों, दृष्टिकोण, भावनाओं को किसी दूसरे के साथ विनिमय करने या पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो सभी संप्रेषण तक एक प्रकार के नहीं हो सकते, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि आप लोग हैं, कभी कभी वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, कभी कभी आप टाइप करके मैसेज को भेजते हैं, या आजकल तो इमोजीज का बहुत चलन है। आप लोग को लगता है कि वो संप्रेषण नहीं है, लेकिन जो इमोजीज आप लोग सेंड कर रहे हैं वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन में ही आता है। एंग्री इमोजी है या हैप्पी इमोजी है या किसी और तरह का सैड है, तो वो सब आपके इमोशंस को ही व्यक्त कर रहे हैं, वो सब आपके कम्युनिकेशन का ही एक मीडियम होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अगर हम मेनली बात करें कि किस तरह के कम्युनिकेशन है, तो इसको दो भागों में मेनली बांटा गया है। एक हो जाएगा शाब्दिक और दूसरा हो जाता है अशाब्दिक या फिर सांकेतिक या फिर भाषांतर संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, इसको समझ लीजिएगा। इस अशाब्दिक संप्रेषण को सांकेतिक या भाषांतर संप्रेषण भी कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम में अगर आपके इस वर्ड को लिख करके पूछे तो आप कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो एक वर्ड के कई सिनोनिम्स आपने सुना होगा, समानार्थी शब्द भी होते हैं, तो उन शब्दों को भी याद रखा करिए, कभी कभी वो भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन। तो अगर हम बात करें शाब्दिक संप्रेषण या फिर वर्बल कम्युनिकेशन की, तो वर्बल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शब्दों से संबंधित या शब्दों के प्रयोग से संबंधित। अतः वर्बल कम्युनिकेशन अर्थात शाब्दिक संप्रेषण का अभिप्राय ऐसे संप्रेषण से है जो भाषा द्वारा हो। नाम से क्लियर हो रहा है शाब्दिक, जो आप शब्दों के माध्यम से बोलकर के चीजें जो होते हैं लोगों को समझाते हैं या सामने वालों को अपने मैसेज को देने का प्रयत्न करते हैं, ट्राई करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, शाब्दिक, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। आप बोल करके अपनी भाषा के माध्यम से, जैसे टेलीफोन पे आप बात करते हैं, मोबाइल पर आप बात करते हैं, या आप समाचार जो न्यूज पे देख रहे होते हैं टीवी पर, उसके माध्यम से, तो वहां पर सामने वाला आपको बोल करके अपनी बात को, इन्फॉर्मेशन को आपको देना चाह रहा होता है। तो यहाँ पर शाब्दिक संप्रेषण क्या हो जाएगा, जो भाषा के माध्यम से होता है, शब्दों के माध्यम से होता है। तो अगर हम बात करें शाब्दिक संप्रेषण को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके दो पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का ऑब्जेक्टिव है, बहुत से बच्चों का जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। तो जिस भी तरह का आपका पेपर हो रहा है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके दोनों ही तरह के पेपर के लिए बहुत ईजी हो जाएगा और नोट्स बनाते चलिएगा।
तो यहाँ पर मौखिक संप्रेषण और रिटर्न यानी कि लिखित संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण क्या हो जाएगा, वैसे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है लेकिन नाम से ही क्लियर हो रहा है, मौखिक ओरल। इस तरह से आप लोग वाइवा देते हैं, जैसे एग्जामिनर है आपसे वाइवा लेता है तो क्वेश्चन करता है, आप उसको आंसर देते हैं, तो हो जाता है ओरल। तो यहाँ पर मौखिक कम्युनिकेशन में भी यही होता है कि जब सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान मौखिक शब्दों द्वारा आमने सामने किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने टेलीफोन का या मोबाइल फोन का आपको एग्जाम्पल दिया था, तो आमने सामने आप कर रहे हैं या फोन के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये सब मौखिक संप्रेषण के क्या होते हैं, एक कह सकते हैं उपकरण होते हैं या उदाहरण भी कह सकते हैं कि आप आमने सामने से या फिर जो है टेलीफोन के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात बोल करके समझा रहे हैं शब्दों के माध्यम से, तो मौखिक संप्रेषण कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में जब संप्रेषण शब्दों और वाक्यों के माध्यम से किया जाता है तब उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। तो इसमें इस प्रक्रिया में जो संदेश देने वाला कम्युनिकेटर या फिर सेंडर ऑफ मैसेज होता है और प्राप्तकर्ता रिसीवर या ऑफ द मैसेज और लिसनर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किया जाता है मौखिक संप्रेषण जो होता है। अगर इसकी बात करें कि कौन से हैं, तो रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल है, दूरभाष है आदि का प्रयोग करके जो संचार होता है तो आपका क्या कहलाता है, मौखिक संप्रेषण। तो भी दोनों पक्षकार आमने सामने फेस टू फेस ही होते हैं, एक तरह से ही माना जाएगा, क्योंकि और कोई तीसरा तो नहीं सुन रहा ना आपकी बात को। मोबाइल फोन में आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, तो अदर व्यक्ति नहीं सुन रहा है ना, तो आमने सामने फेस टू फेस ही माना जाएगा। तो यहाँ पर इसके आगे बता रहे हैं कि मनुष्य लिखने से पहले बोलना सीखता है। तो यहाँ पर अगर हम कहा जाए कि किस तरह से भाषा सीखता है, जैसे कि आप छोटे थे, बच्चे थे, तो वहाँ पर आपने भी कैसे सीखा, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप बोलना सीखते हैं। डायरेक्ट लिखना पढ़ना तो नहीं सीख जाते ना, पहले आप बोलना। अब वो कुछ भी भाषा होती है, कुछ भी होती है, माँ पा कुछ भी बोलना स्टार्टिंग में सीखते हैं आप। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, बोलने से आप जो होते हैं लिखने पर आते हैं, लिखने के बाद पढ़ने पर आते हैं। तो एक क्या होता है, एक रिदम में चीजें चलती हैं। वही कह रहा है कि मनुष्य लिखने से पहले बोलना सीखता है, इसलिए हर जगह और व्यावसायिक संगठनों में भी लोग लिखने से पहले बोलते हैं। आप कहीं पर भी जाएंगे तो जैसे इंटरव्यू ही हो रहा है तो आप अभिवादन करते हैं जाकर, गुड मॉर्निंग मैम, यस सर, या कुछ भी इसी तरह से ग्रीट करते हैं। तो बोलने से ही स्टार्टिंग होती है कोई भी कम्युनिकेशन की, किसी भी तरह से बात करने की। तो अगर इसमें हम बात करें कि क्या इसके माध्यम होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए या कभी कभी हो सकता है एग्जाम्पल दे दे और आप जब भी क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप पूछ ले कि इसमें से कौन सा मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है या फिर नहीं है, तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। जो फेस टू फेस टॉक करेंगे, टेलीफोनिक टॉक होती है, पेजर या फिर मोबाइल फोन पर, रेडियो प्रसारण जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, टेलीविजन है, टेप रिकॉर्डर है, लेक्चर्स हैं, जो मीटिंग्स है, क्लास में भी अगर आप बैठ करके जो आपके लेक्चरर हैं वो आपको किसी टॉपिक को जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो वहाँ पर वो लेक्चर दे रहे होते हैं, तो वो भी इसी में ही आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन में। जो मीटिंग्स होती हैं, अनाउंसमेंट है, जो डिक्टेशन होता है, जब हम लोग जो थे फिफ्थ में, सिक्स सेवन्थ में, तो वहाँ पर सुनने की भी शक्ति इसमें होता है, लिसनिंग भी आपकी जो होती है वो एक्टिव रहती है, किस तरह से बोल रहा है सामने वाला और आप उसको सुन रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं मुझसे, तो मेरी बातों को सुन करके अपने नोट्स बना रहे, तो लिसनिंग कैपेसिटी भी आपकी बढ़ती है। ये कितने अच्छे आप लिसनर है। तो एक कम्युनिकेशन तब तक अच्छा नहीं होगा जबकि सामने वाली जो ऑडियंस है जो सुनना चाह रही है उस चीज को, वो लिसनर अच्छी नहीं है, सुनने वाली अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर डिक्टेशन जो होता था, जैसे कि मैंने बताया, तो वहाँ पर भी टीचर जो होती थी वो पहले कहा जाता था डिक्टेशन बोला जाता था। ऐसे अगर बात करें तो इमला बोलना भी कहा जाता था, उसे बहुत से बच्चों को याद होगा, तो बोला जाता था। तो आप लोग सुनकर उन वर्ड्स को या उन वाक्यों को लिखते थे, तो वो भी आपका ओरल कम्युनिकेशन में ही आता है। इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, स्पीच होती है, ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है। तो इसमें से बहुत सी चीजें दे रखी है, नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीजें इसमें दे रखी हैं, ये सब नोट कर लीजिए। इसमें से 10-12 अगर आपका डिस्क्रिप्टिव है तो 10-12 चीज आप लिख सकते हैं उदाहरण, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या है मौखिक संप्रेषण आप समझ गए। अब उसकी हम मेरिट और उसकी क्या लाभ होते हैं या उसको क्या महत्व है उसे समझते हैं। समय और श्रम की बचत, कि आपको कुछ लिखना नहीं पड़ रहा, अलग से पूरा फॉर्मेट तैयार नहीं करना पड़ रहा, आपने डायरेक्टली अपनी बात सामने वाले को कह दी, तो आपका समय भी बचेगा और श्रम भी बचेगा। अविलंब प्रतिपुष्टि या स्पष्टीकरण, कि जैसे ही आपने सामने वाले को कोई बात बोली, उस व्यक्ति ने आपको प्रतिक्रिया फीडबैक तुरंत दे दिया, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो गया। जैसे कि शॉपकीपर है, वहाँ पर आपने कुछ मांगा कि मुझे इस तरह का कोई सूट चाहिए है, सामने वाले व्यक्ति ने दिखाया आपको,
और आपको पसंद आया तो आपने ले लिया, आपको नहीं पसंद आया तो आपने कहा कि आप ये चीज़ नहीं लेना चाहते, कुछ और दिखाइए, तो सीधे ही क्या होता है, फौरन ही प्रतिपुष्टि मिल जाती है, सीधे ही आपको क्या मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। फिर समूह के साथ परस्पर संबंध बनाने में प्रभावी, आपस में बातचीत आसानी से होती है, तो एक ग्रुप में तो अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप होता है, तो काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। इकोनॉमिकल है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आप बोल करके बात कर सकते हैं, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर वे में, तो आप अलग अलग लिखने के लिए, जैसे कि टाइपिंग के लिए भी लोग रखे जाते हैं जगह जगह पर, जहाँ पर वो मेन काम यही होता है कि जो चीज़ें हैं उसको डिक्टेट करके टाइपिंग करें, तो उसमें भी थोड़ा सा धन का अपव्यय होता है। कॉन्फिडेंशियल होती है, आपने सामने वाले व्यक्ति को जिसको चाहने से किसी को बताई और दूसरे लोगों तक नहीं पहुंची वो बात, जो आपको गोपनीय भी रहती है। संगठन में स्वस्थ वातावरण, हेल्दी क्लाइमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें संप्रेषक का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। वैसे तो अब फोन वगैरह में तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता ही है, लेकिन जनरली अगर माना जाए तो आपने इससे फोन पे बात करी तो वहां पर क्योंकि मोरली या नैतिकता के तौर पर सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो वहां पर जो व्यक्ति है उस तक ही बात जाएगी और उसका कोई प्रूफ नहीं रहता। रिटर्न में अगर आपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ भेजा है तो वो रिटर्न में एक प्रूफ के तौर पर रहेगा कि दूसरे व्यक्ति भी उसे देख सकते हैं। संगठन में स्वस्थ वातावरण डेवलप होता है, प्रोत्साहन का यंत्र है कि आप लोगों को अभिप्रेरित करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बता रही हूँ कि जो अभी से तैयारी करते रहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है, एक तरह से मोटिवेट करने का काम भी जो ओरल कम्युनिकेशन है उसके थ्रू आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत से इसके जो है मेरिट्स हैं या लाभ हैं। असाधारण परिस्थितियों में अधिक उपयोगी है, अधिक बलपूर्वक और सरल समझ होती है, आसानी से समझा जा सकता है। संप्रेषण की प्रापूर्ता की माप है, प्रेरणादायक है, लोच का लाभ मिल जाता है कि आपने कोई बात बोली, अगर आपको लग रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है, या अगर आप लोग वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपको लग रहा है थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ है, तो आप क्या करते हैं, फौरन अपने आंसर को चेंज कर देते हैं सामने वाले जो एग्जामिनर है उसके एक्सप्रेशन देख करके। तो एक चीज रहती है कि हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और लिखने में तो आपने जो आंसर लिख दिया वो लिख दिया और कॉपी गई आपकी, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बोलने में आप अपने में चेंज कर सकते हैं, तो लोच का लाभ मिलता है। ये हो जाएंगे लाभ। अब आ जाती हैं इसके दोष या सीमाएं। क्या इसके डिसएडवांटेज हैं या डीमेरिट्स हैं? वैधानिक मान्यता नहीं, जैसे कि वही चीज है कि इसका कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए इसको वैधानिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती। आप किसी से नहीं कह सकते आपने ये बात कही थी तो उसका कोई प्रूफ ही नहीं, अगर नहीं है आपके पास, तो सामने वाला व्यक्ति अगर मुकर जाता है कि मैंने नहीं कहा था, तो आप उसको मनवा नहीं सकते इस बात को, इसलिए वैधानिक नहीं होती। उत्तरदायित्व के निर्धारण में कमी, कभी कभी सामने वाले व्यक्ति से ये बात कह दी गई, जैसे मम्मी ही आप लोग के घर में कह देती है ये काम कर देना, लेकिन क्या होता है, आप लोग बाद में कहते हैं मम्मी मैंने तो सुना ही नहीं था, तो क्या होता है वहां पर आप उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए, ये कह करके मैंने तो सुना ही नहीं था। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट में पापा ने मैसेज करके कुछ कह दिया कि ये काम कर देना, तो अब आप लोग के पास क्या है, पापा के पास प्रूफ है कि उस पर डबल टिक लग गई, आपने देख लिया, मैसेज को रीड कर लिया, तो अब आपने अगर वो काम नहीं किया तो क्या होगा, डांट पड़ेगी, क्योंकि वो लिखित प्रूफ में है। तो वही समझ लीजिए कि उत्तरदायित्व के निर्धारण में कमी रहती है अगर ओरल कम्युनिकेशन होता है। विस्तृत संदेशों के लिए अनुपयुक्त है, अगर आपकी बात या फिर संदेश जो है वो काफी बड़ा है, काफी चीजों को समझाना है आपको, तो अगर आप वहां पर रिटर्न में नहीं देंगे, जैसे कि ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने साथ में इसकी पीडीएफ लगी हुई है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स को लिख सकते हैं, तो वहां पर आप ज्यादा अच्छे से डिटेल में चीजों को समझ पाएंगे। अगर सिर्फ मैं ओरली आपको यहाँ पर रिटेल में कुछ ना हो, मैं आप लोग को ऐसे ही बोलती रहूं, तो वहां पर आधी चीजें आपकी समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो वीडियो पॉज करके आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, तो वहां पर विस्तृत संदेशों के लिए अनुपयुक्त है। सीमित क्षेत्र होता है, लिमिटेड स्कोप है, निर्बल धारण शक्ति, स्मृति, पुअर रिटेंशन, व्यक्ति भूल जाता है, याद नहीं रहता। जैसे कि हमने अगर अभी अगर सिर्फ आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ आप अगर सुन रहे हैं वीडियोस को, तो क्या होगा, थोड़े टाइम तक तो आपके माइंड में रहेंगी, उसके बाद अगर आपने बार बार इनको नहीं देखा तो आपके दिमाग से निकल जाएगा कि मैम ने क्या पढ़ाया था, क्या क्या पॉइंट्स थे। लेकिन अगर आपने इसको लिख भी लिया तो एक नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, सिर्फ पॉइंट्स को नोट करिए, डिटेलिंग पे मत जाइए, सिर्फ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है तो आपके लिए वो उतना ही काफी होता है। मिथ्याबोध या भ्रम, कभी कभी आप मैंने कुछ समझाया, आपने उन्हीं शब्दों को नहीं समझा, उसमें कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो वहां पर क्या होगा, अर्थ बदल जाएगा, और जहां अर्थ बदल गया वहां पर कम्युनिकेशन समाप्त हो जाता है। फिर आ जाता है खर्चीला एवं समय बर्बाद करने वाला, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो एक्सपेंसिव कैसे है कि कभी कभी ये खर्चीला और समय बर्बाद करने वाला भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सभाएं, मीटिंग्स को हमें आयोजित करना है, सम्मेलन है, विचार गोष्ठियां हैं, ये सब करना होता है,
और इसकी जगह पर आप सब रिटर्न में भी भेज सकते हैं तो वो इजी हो जाएगा। इस तरह से एक तरह से कहें ये एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके दोष होंगे या फिर सीमाएं होंगी। लेकिन दोष के रहते हुए भी अगर हम बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव होता है और हमारे लिए मेन क्या है कि जो ग्रुप्स हैं या फिर हमारे समाज में इसका एक अपना अलग ही जगह है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें, अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है कि ओरल कम्युनिकेशन जो उसको कैसे प्रभावी बनाया जाए। तो ये आपका प्रभावी मौखिक संप्रेषण के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, वही चीज़ है। इसको मैं पहले भी आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ, जिसमें FJ बर्जन के ने 7 तत्व बताए थे, यानी कि 7 C's। ये 7 C's मैंने पहले ही आप लोग को पढ़ा दिए हैं। इसमें जो प्रभावी संप्रेषण वाली इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वीडियो आई थी उसमें बहुत अच्छे से मैंने सबको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए, आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे कि किस तरह का होना चाहिए। स्पष्ट हो, पूर्ण हो, संक्षिप्त हो, शुद्ध हो, सरल, वास्तविक, सौहार्दपूर्ण। ये 7 C होते हैं, 7 C's। ये आपसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वहां पर भी हो सकते हैं दिए हुए, उसमें से हो सकता है कोई एक ना हो या तीनों हो तो आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैं वहां पर दे चुकी हूँ, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, टाइम आप लोग का भी बच जाएगा और चीजें रिपीट नहीं होंगी। उपयोगी क्या होते हैं, तो ये भी मैं आपको पढ़ा दिया था कि प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या उपयोगी होता है। ये सारे पॉइंट स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, विश्वासपूर्ण हो, यथार्थ हो, तो वहाँ पर वीडियो देख लीजिए, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें कि रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संप्रेषण। अभी हमने पढ़ा मौखिक, जिसमें हम लोग जो है बोल करके करते हैं थे, ओरल होता था। लिखित संप्रेषण में क्या होगा, ये क्या है, ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन जो उसी के ही टाइप्स हैं अलग अलग। तो यहाँ पर अभी आपने मौखिक पढ़ा, अब ये लिखित आ जाएगा। रिटन में क्या होता है कि शाब्दिक संप्रेषण का दूसरा लिखित संप्रेषण है, दूसरा रूप जो है वो लिखित संप्रेषण हो जाएगा। इसमें क्या रहता है कि ये एक संप्रेषण की औपचारिक प्रणाली में से एक है। इस प्रणाली के अंतर्गत संदेशों का आदान प्रदान लिखित रूप में होता है, यानी कि लिख करके जो आप भाषा, जैसे कि ईमेल आप भेज रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर PDF सेंड कर रहे हैं या नोट्स जो रिटर्न में आपको सेंड हो रहे हैं, तो वो सब क्या है, आपके रिटर्न कम्युनिकेशन का ही एक एग्जाम्पल होते हैं। इसमें बहुत सी इस तरह से कहें कि ये एक ऑथेंटिक तरीका भी कहें या फिर कहें लीगल वे भी होता है, क्योंकि तो रिटर्न में प्रूफ होता है तो हर जगह मान्य भी होता है। लिखित संप्रेषण के माध्यम क्या रहेंगे, मेथड्स क्या होते हैं, तो लेटर हो जाएगा, सर्कुलर होता है, टेलीग्राम है, नोटिस बोर्ड है, फॉर्म है, रिपोर्ट्स हैं, मेमोरेंडम है। ये सारे आपके 18 टाइप्स दे रखे हैं, इन सबको देख लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा लिखित संप्रेषण का उदाहरण है, तो कोई एक भी हो सकता है या 3 हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कुछ तो आपको याद ही होंगे, एक दो थोड़े से नए लगेंगे तो उसको याद कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि क्या इसके मेरिट्स होते हैं, कि जो लिखित संप्रेषण होगा उसके एडवांटेज क्या है या फिर मेरिट या फिर इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो शुद्ध एवं यथार्थ, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, यानी कि मतलब क्या है कहने का कि लिखित संप्रेषण में स्पष्ट रूप से आप लिखते हैं तो यथार्थ भी होता है और शुद्ध भी होता है, कि आपको साफ साफ पता चल रहा है कि विचार एवं संदेश को जब आप लिखित रूप में प्रदान कर रहे हैं तो प्राय उस पर अधिक ध्यान देते हैं। शब्दावली क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, लिखने की गंभीरता, विचारों की गंभीरता, सारी चीजें आपके लिखे हुए जो मैटर होता है उससे क्लियरली पता चल जाती हैं। तो कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहता। तो लिखित संप्रेषण सही, निश्चित और शुद्ध होता है। वैधानिक उल्लेख, लीगल डॉक्यूमेंट पहले बता दिए, क्योंकि प्रूफ होता है इसलिए वैलिड होता है, माना जाता है। स्थायी रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर मौखिक रूप में आपने क्या कहा, वह कुछ टाइम के बाद ध्यान से उतर जाता है, लेकिन यहाँ पर जो स्थायी रूप में रिकॉर्ड में है और लिखित में है तो वो आप रिकॉर्ड में रख सकते हैं और रिकॉर्ड को आप चाहे जितने टाइम बाद देख सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड जो है वो आपके मैनुअली भी हो सकते हैं, पेपर पर भी, और कंप्यूटर के थ्रू। अब तो ज्यादातर रिकॉर्ड कंप्यूटर में ही रखे जाते हैं, तो वो भी आपके लिखित में ही आएंगे। तो लिखित में होने की वजह से क्या होता है कि पिछले वर्षों की अगर बिजनेस की बात करें तो रिपोर्ट भी आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि हमें ये पता चलेगा कि पहले का बिजनेस हमारा क्या था, अभी करंट में क्या चल रहा है, क्या पहले से अब में कितने कंट्रोल की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ प्रॉफिट में जा रहे हैं, क्या क्या चेंजेस चाहिए, सारी चीजें हमको क्लियर हो जाती हैं। फिर आता है बार बार प्रयोग, रिपीटेडली यूज्ड। अब उन चीजों का आप बार बार यूज भी कर सकते हैं क्योंकि वो रिटर्न में आपके पास अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध होती हैं। जैसे कि आपने जो नोट्स बनाए, अगर आप कॉमर्स में आपने ली होगी 12th से, तो 12th में अकाउंटेंसी के या बिजनेस स्टडीज के आपने जो नोट्स बनाए होंगे वो ग्रेजुएशन में भी आपके बहुत काम आएंगे। और सिर्फ ग्रेजुएशन में नहीं, क्योंकि वहाँ पर NCERT बेस्ड होती है, तो वहाँ पर अगर आपने जो नोट्स तैयार किए हैं वो आपके आगे तक जाएंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं कॉमर्स से, टीचिंग के TGT PGT है, अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंट बनना, तो किसी भी लाइन में अगर आप जा रहे हैं वहां तक आपके काम आएंगे क्योंकि रिटर्न में।
और आपने कुछ याद कर लिया तो कुछ टाइम के बाद वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। फिर आ जाता है उत्तरदायित्वों का निर्धारण। असाइन करना इजी रहता है, जैसे कि अभी मैंने आपको मम्मी पापा का एग्जाम्पल देके समझाया ही था कि रिटर्न में अगर कोई मैसेज मम्मी ने किया है, पापा ने किया है, तो आपको वो प्रूफ के तौर पर उनके पास रहता है, तो आपको उसमें डांट पड़ने की पूरी संभावना है अगर आपने वो काम नहीं किया है। फिर आ जाता है व्यापक क्षेत्र एवं विस्तृत पहुंच, वाइड स्कोप और एक्सेस, कि आसानी से आप उसको दूर दूर तक भेज सकते हैं, जा सकती है वो चीज़ जो भी आपने लिखी है। अगर आपने ओरली उसको, जैसे कि पहले के टाइम में जितनी भी बड़ी बड़ी खोज हुई हैं, इन्वेंशंस हुए हैं, अगर उसको रिटर्न नहीं किया गया होता, लिख के नहीं रखा गया होता, या जो हमारा हिस्ट्री है, इतिहास है, अगर उसको लिखा नहीं गया होता तो आज हम उसे नहीं पढ़ पाते, हमें नहीं पता होता कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था, क्या क्या चीज़ें उस टाइम हुई थी, कौन कौन से आंदोलन हुए थे, तो वो सब लिख कर रखा गया। या उससे भी पीछे अगर हम जाए एंसेंट हिस्ट्री की तरफ देखें, तो उस टाइम के लोगों ने उन सब चीज़ों को अगर नोट डाउन नहीं किया होता तो आज हम उस हिस्ट्री को नहीं जान पाते। तो वो प्रलेख जो होते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं, वो हम तक पहुँच पाई, उनकी विस्तृत पहुँच है, आज भी हैं और आने वाले समय तक, जो आज का वक्त है, वो आगे जो जनरेशन आएगी उन सबके लिए एक हिस्ट्री हो जाएगा, तो वो आगे तक बढ़ती रहेगी और विस्तृत रूप में जाएगी। तो ये चीज़ रहती है, रिटर्न रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो आपके परमानेंट भी होते हैं और बहुत विस्तृत उनकी पहुँच भी होती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, लंबे संदेशों के लिए उपयुक्त होते हैं, कि अगर आपके मैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पर ये बहुत ही उपयुक्त तरीका होता है, कि सुटेबल होता है लेंथी मैसेजेस के लिए, जिससे कि आसानी से समझा जा सके उसे। एकरूपता एकरूपता होने का मतलब ये है कि जब आप वो जैसे अकाउंट्स आपने रखे हैं, तो कोई पैटर्न है, कोई प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करके आप अकाउंट्स अपने बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये आसानी रहती है कि आगे आने वाले टाइम में भी आप उसी चीज़ को ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ को लिख कर रखा है। लेकिन आपने लिखा हुआ नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा कि कौन से नियम आपने तब लागू किए थे, कौन से आपने डिप्रिसिएशन के मेथड यूज किया था, आपको याद भी नहीं रहेगा। तो वो क्या रहता है, दोनों के बीच में चेंजेस हो जाएंगे। तो अगर लिख के रखिए तो एकरूपता रहती है। तो ये सारी क्या हो जाती हैं, एडवांटेज कह लीजिए, महत्व कह लीजिए, या फिर उसके लाभ कह लीजिए। किस तरह के संप्रेषण के, लिखित संप्रेषण के। अब आ जाते हैं कि उसकी दोष या सीमाएं क्या हैं, कि डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन क्या होती हैं। पहला हो जाएगा, ये अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। टाइम तो अधिक लगेगा, क्योंकि इसमें आपको पूरा एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, लिखने के जो लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप आगे उसको प्रोसेस करते हैं, जिसमें समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। फिर आ जाता है, यह खर्चीली प्रक्रिया है, इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। खर्चीली भी है कि आपको पूरा एक प्रोसेस करना पड़ता है, पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जो इन सारी चीज़ों को लिखता है, लिखने का काम करता है। हर विभाग में एक लेखांकन का उन सबका अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है, तो एक्सपेंसिव भी होती है। इसमें और भी चीज़ें बताई हैं, जिनका श्रम और समय लगता है, क्या है, संदेशों को व्यवस्थित रूप देने में, डिक्टेशन देने में, टाइप करने, डिस्पैच रजिस्टर में प्रविष्टि करने, इन सब में क्या होता है, टाइम लगता है। और इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रखने में भी अलग से जो आपका खर्चा होता है, तो उन रिकॉर्ड्स को सेफ रखना है। आपने रिकॉर्ड बना लिए काफ़ी नहीं है, उनको सेफ रखना भी पड़ता है, नहीं तो अगर रिकॉर्ड आपके ख़राब हो जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा उन सारी चीज़ों को रखने का। इससे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, बहुत सावधानी भी चाहिए होती है, क्योंकि एक तरह से ये रहता है ना कि इंपॉर्टेंट पेपर्स भी हो जाते हैं, तो उनको अगर सही ढंग से नहीं रखा जाएगा तो इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, कभी कभी हानिकारक भी बन सकती है, तो वहाँ पर उसको सेफली रखना भी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें गोपनीयता का अभाव होता है, इट लैक्स सीक्रेसी। तो यहाँ पे ये रहता है कि क्योंकि रिटन में है वो सारी इन्फॉर्मेशन, तो लीक हो सकती हैं, तो जिस वजह से क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि उसको सेफली रखा जाए। अगर आपने कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति से कही, तो सिर्फ कहकर बात तो समाप्त हो गई इस व्यक्ति के साथ ही, लेकिन अगर आपने रिटर्न में उसे लिख कर रखा है कहीं पर, तो किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में लग सकती है, तो वहां पर क्या रहेगा, गोपनीयता का अभाव होता है। इसमें लालफिताशाही को बढ़ावा मिलता है, इट लीड्स टू रेड टैपिज्म। लिखित संप्रेषण क्या है, अनेक औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं, व्यक्तिगत रुचि का अभाव भी होता है, यानी कि लोग इतना रिटर्न में नहीं लिखना चाहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि एक फॉर्मेट बने हैं, उन्हीं फॉर्मेट को फॉलो करिए, आप अपने पास से कुछ उसमें ज़्यादा या कम नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मेट को फॉलो करने के चक्कर में आप बंद कर रह जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि लालफिताशाही है। फिर आ जाता है इसमें तत्काल स्पष्टीकरण संभव नहीं है, यानी कि इमीडिएट आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, क्योंकि जैसे कि अभी आपके एग्जाम्स हुए, वहाँ पर आपने आंसर अपने लिख दिए, अब एग्जामिनर उसे चेक करेगा, आपको बाद में अपने मार्क्स पता चलेंगे कि वो सही था या गलत था। लेकिन अगर आपका ओरल हो रहा है, प्रैक्टिकल, वहाँ पर आपको क्वेश्चन किया, आपने आंसर दिया, फेस एक्सप्रेशन देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि आपका आंसर सही है या गलत है।
तो फौरन ही आपको क्या होता है, प्रतिपुष्टि फीडबैक मिल जाता है। ये हो जाते हैं जो लिखित संप्रेषण होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन है, उसके डीमेरिट्स या फिर कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे से डिटेल में समझना आपके लिए जरूरी है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या अशाब्दिक संप्रेषण को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स। अगर सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।